टेररिस्ट जैसे ही खिड़की के पास आते थे गोली चलाने के लिए, एक गोली के जवाब में 100 गोलियां यहां से चलती हुई हमें दिखाई दे रही थी। ये बात अब तक पता नहीं चल पाई थी कि हॉस्टेजेस कितने हैं। उमर सईद शेख जो कि कराची की जेल में थे, तो इन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको, इशफाक परवेज़ कियानी को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक थ्रेट दिया कि मैं हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूँ और मैं आपको जो है वो धमकियाँ वगैरह इन्होंने दी। तो मकसद इनका ये था कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग है वो शुरू हो जाए। पाकिस्तानी साइड पे देर आर मैनी क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ द एविडेंस कि ये समंदर के रास्ते आए थे मिलिटेंट्स, व्हाट इज़ द एविडेंस कि यही मिलिटेंट्स थे, क्या वजह है कि अजमल कसाब के अलावा किसी और मिलिटेंट की या टेररिस्ट की कोई आइडेंटिटी का नहीं पता चला, सबकी बॉडीज़ जल गई। सुबह हो चुकी है, रोशनी फैल चुकी है और इस रोशनी में वो काला धुआं और आग की लपटें साफ आपको इस होटल में नजर आ जाएंगी। ट्वेंटी सेवेंथ की मॉर्निंग तक यह बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि टेररिस्टों की संख्या कितनी है। क्या अभी भी कोई टेररिस्ट कहीं छुप कर बैठे हैं घात लगाकर और वो मौके की राह देख रहे हैं? ये सारी बातें जो थी वो साफ नहीं हो पा रही थी। 27 की मॉर्निंग, ये बिल्कुल हमें ठीक से याद है कि जब अलग अलग जगहों से डेड बॉडीज जो थी वो हटाना शुरू किया था और सीएसटी रेलवे स्टेशन पर हम देख रहे थे कि सभी जगह पे लाशें बिछी पड़ी थी। ये वही जगह है सीएसटी स्टेशन जहां से कसाब पुलिया के जरिए क्रॉस होने की कोशिश करने लगा और उस दौरान एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट ने उसकी फोटोग्राफ खींच ली थी। भारत की तरफ से जब पहली मालूमात शेयर की गई तो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि जो शहरी जिसको वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया था अजमल कसाब, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है या नहीं है। तो उसके बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रिपोर्ट की कि वो वाकई है। कुछ लोगों, अजमल कसाब के साथ एक दो बंदे थे जो मुल्तान से थे और कुछ शहरों से थे, तो उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी इस्टेब्लिश हो गई। तो जब नेशनलिटी उनकी पाकिस्तान की इस्टेब्लिश हुई तो उसके बारे में ये फ़ैसला भी कर लिया गया कि पाकिस्तान इन वाक़यात के बारे में एक मुकदमा दर्ज करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर FIA ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने ये मुकदमा दर्ज किया था। तो फ़ैसला जब हुआ तो इत्तेफाक से ये इंफॉर्मेशन मेरे पास आई कि जो मिलिटेंट्स हैं जो हिंदुस्तान में गए हैं उन्होंने कार्रवाई की और उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। तो उन दिनों मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, तो मैंने उस टीवी चैनल में ये ख़बर दी कि ये जो अजमल कसाब की जो पाकिस्तानी नेशनलिटी वो इस्टेब्लिश हो गई है और पाकिस्तान कार्रवाई करेगा उन शहरियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये काम किया है। तो ये ख़बर जब चली तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त के जो डॉन के एडिटर थे मुबशर जैदी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ख़बर तुम दे रहे हो, वो मुझे पुराना जानते थे डेली टाइम्स के दिनों का। तो उन्होंने कहा कि इस बात की ऑथेंटिसिटी है। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि हम किससे बात करें इस ख़बर के ऊपर, हम भी ख़बर दे देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात कर लें, वो आपको शायद बता दें। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल महमूद दुरानी है उनको कॉल की डॉन न्यूज़ ने, और डॉन न्यूज़ ने जब वो कॉल की तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र महमूद दुरानी वो लाइन पे आ गए। तो लाइन पे जब आए तो डॉन न्यूज़ ने पूछा महमूद दुरानी साहब से कि क्या जो अजमल कसाब हैं उनकी जो नेशनलिटी है वो तस्दीक हो गई है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात कंफर्म्ड है कि वो पाकिस्तानी है। तो जब ये बात एक नेशनल हुक्का के ऊपर आई तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने इस बात का बड़ा बुरा मनाया कि ये किस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने एक टेलीविज़न चैनल पे जाके इस तरह की ख़बर दे दी है। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र महमूद दुरानी को उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया था। तो एक ये वाक़या भी हुआ था। मुंबई अटैक के दोनों साइडों पर आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत नज़र आएंगी। पाकिस्तानी साइड पे देर आर
many questions कि what is the evidence कि ये समंदर के रास्ते आए थे मिलिटेंट्स, what is the evidence कि यही मिलिटेंट्स थे, क्या वजह है कि अजमल कसाब के अलावा किसी और मिलिटेंट की या टेररिस्ट की कोई आइडेंटिटी का नहीं पता चला, सबकी बॉडीज़ जल गई, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। इसी तरीके से इंडियंस की तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन्होंने एक बाकायदा एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया, एक स्टोरी क्रिएट की कि अजमल कसाब कहाँ का रहने वाला था। अब वो अजमल कसाब की जो रियलिटी है वो हमारे एक बहुत क्रेडिटेबल न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के थ्रू निकली हुई स्टोरी से थी, बट उसके बाद उसकी कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं आई कि वो वाकई में जो कह रहे हैं वो ठीक था कि नहीं। रात होते होते जो मिलिट्री ऑपरेशंस थे वो हम विजुअलाइज कर पा रहे थे कि बहुत ही इंटेंस हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और मिलिट्री फोर्सेस जो थे वो आने लगे थे। बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां जो थी मिलिट्री ने अपने आप को ताज होटल के बाहर प्लेस कर लिया था, और जो वॉर बैटल के व्हीकल्स होते हैं वो व्हीकल्स हमको दिखाई दे रहे थे ताज होटल के बाहर। जब लोकेट हो गया कि टेररिस्ट बिल्कुल इस जगह पर हैं, तो उस जगह के ठीक सामने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ में बहुत सारे जवान कतार में लग गए थे अपने डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, और वो कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही कोई टेररिस्ट दिखे वो उसके ऊपर गोलियां चला दे। बड़ी संख्या में लगता है कि आतंकवादी वहां पर मौजूद है। जिस तरह से फायरिंग हो रही है उससे लगता है कि अब उनको सारी चीजें क्लियर हो गई, दिख रहा है सारी चीजें, और वो खुल के वार कर रहे हैं। टेररिस्ट जैसे ही खिड़की के पास आते थे गोली चलाने के लिए, एक गोली के जवाब में 100 गोलियां यहां से चलती हुई हमें दिखाई दे रही। ये बात अब तक पता नहीं चल पाई थी कि हॉस्टेजेस कितने हैं, बंधक कितनों को बनाया गया है, और अब तक जो टेररिस्ट आए हैं उन्होंने कितनों को मारा है। ये पूरी रात तक आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आ पाया था। अगर कोई आंकड़ा सामने आया था तो CST रेलवे स्टेशन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन जो है वहां का आंकड़ा आ पाया था, क्योंकि वहां जितने भी घायल थे या जितनों की मौत हुई थी उन सबको सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था, तो वहां पे से डेटा जो था वो आया था। नरीमन हाउस को जो क्लियर करवाने का ऑपरेशन था वो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन था। उसके आसपास में ऊंची इमारतें थीं, और ऐसे में जो जाने वाली सड़क है बहुत छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी, और अगर कोई टेररिस्ट खिड़की पर प्लेस हो जाता है तो वो किसी को एंट्री नहीं दे पाएगा। वो गोली चलाकर वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा, जो भी कोई आदमी आ रहा है उसे मार देगा। इसीलिए नरीमन हाउस के लिए जो हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, और हेलीकॉप्टर से स्पेशल कमांडो फोर्सेस छत पर उतरे, और छत पर उतरने के बाद में नरीमन हाउस में एंट्री हुई और दोनों ही टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया गया, उन्हें खत्म किया गया। और सबसे पहले नरीमन हाउस जो था उसे क्लियर किया गया, खाली किया गया। जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि अंदर कईयों की हत्या कर दी गई थी, और नरीमन हाउस के अंदर लाशों के अलावा और कुछ नहीं था। सबसे पहले वहीं की अनाउंसमेंट हुई कि नरीमन हाउस जो है वहां से 2 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया गया है, और वहीं से फिर मिलिट्री को सफलता मिलना शुरू हुई, क्योंकि वो जो 2 टेररिस्ट मारे गए उनके पास किस टाइप के वेपन्स हैं, क्या हथियार हैं, कौन सी चीजें हैं, नक्शे मिले, उनके पास कौन से इक्विपमेंट है, ये पता चला, और इससे दूसरे ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। हिंदुस्तान की तरफ से जो इनिशियल कम्युनिकेशन पाकिस्तान से की गई उसमें एक बहुत बड़ी बात थी जो मिसिंग थी, वो ये थी कि जो लश्कर तैयबा है
लश्कर तैयबा ने ये जो कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई के अंदर उस कार्रवाई को अलकायदा ने भी हाईजैक कर लिया था। एक साहब थे, उनका नाम था इलियास कश्मीरी। इलियास कश्मीरी ये एक कश्मीरी मिलिटेंट थे जो कि हिंदुस्तान में जाते थे और हिंदुस्तान में जाके कार्रवाइयाँ करके आते थे, मकबूजा कश्मीर में जाते थे, कार्रवाइयाँ करके लाते थे। मुशर्रफ साहब के ऊपर 2003 में अटैक हुए थे, तो उसके बाद जो इलियास कश्मीरी है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और ये जो पाकिस्तान में जो उनके राब्ते थे वो डिस्कनेक्ट हो गए हुए थे। तो जब वो रिलीज़ हुए तो उनको बड़ा गुस्सा था पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर, पुलिस के ऊपर। तो उन्होंने कश्मीर में कुछ मुलाकातें की और कश्मीर में जब वो गए तो उनकी मुलाकात लश्कर तैयबा के एक लीडर से हुई जिसने उन्हें शेयर किया कि हम इस तरह हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा मार्का जो है वो कर रहे हैं, उस मार्के को प्लान कर रहे हैं। बताया ये जाता है जो मिलिटेंट सर्कल्स हैं कि जो लोग वहाँ पर ज्यूज़ के सिनागॉग में दाखिल हुए थे, जो ज्यूज़ की रिलीजियस जो इबादत गाह है उसमें दाखिल हुए थे, वो लोग एक्चुअली वो वाले लोग थे जो कि इलियास कश्मीरी ने दिए थे कि वो लड़ें। तो इस जो सारे प्लान को जो है वो इलियास कश्मीरी और अलकायदा ने भी हाईजैक कर लिया हुआ था कि अपेरेंटली तो उसको शुरू LET ने किया था, प्लान उसने किया था, लेकिन जो इलियास कश्मीरी है उन्होंने एक नई इसको एक रंग दे दिया था। काउंटर टेररिज्म में जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि आपकी जितनी अच्छी भी सिक्योरिटी हो, जितने अच्छे आपके प्रोसीजर्स हों, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, वो 24/7 थ्रू आउट द ईयर उस इफेक्टिव लेवल ऑफ अलर्टनेस पे नहीं रह सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल। फिर उसके अंदर आप जितनी भी टेक्नोलॉजी भी डाल दें, मगर उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं उसमें लैप्सेस आते हैं, एंड these are those lapses which are exploited by militants and terrorists. So ये कहना कि जब भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच होगा तो पॉपुलर सेंटिमेंट में एवरीबडी स्टार्ट्स ब्लेमिंग इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज, मेरे ख्याल से वो एक ज़्यादती की बात है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। दुनिया में आप जितने भी प्रोमिनेंट टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए उसमें देख लें तो जितनी अच्छी और जितनी भी मॉडर्नाइज, जितनी भी वेल ट्रेंड सिक्योरिटी अपैरेटस था उन लोकेशंस पर, उसके बावजूद वो ब्रीचेस हुई और वो इंसिडेंट्स हुए। उसमें एक और चीज़ जो समझने की है कि इफ़ समबडी इज़ रेडी टू डाई, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू स्टॉप देम। ओबरॉय होटल जो है वहाँ पे जो एंट्री है वो एंट्री से भीतर जाना ये खतरे से खाली नहीं था, और ये टेररिस्ट पूरी होटल में घूम रहे थे, एक एक दरवाजा खोल रहे थे, जो आदमी जहां दिखे वहां गोली मार के उसकी हत्या कर रहे थे। तो ये बहुत डिफिकल्ट था ये जानना और ये समझना कि टेररिस्ट कौन से एरिया में घूम रहे हैं, कौन से कमरे में बैठे हैं। ये एक होटल है, 5 स्टार होटल, जहां पे हंड्रेड्स ऑफ रूम्स हैं। वो कौन से कमरे में टेररिस्ट हैं, कौन से कमरे में लोग अपने आप को कौन से होटल में सर्वाइवर्स बैठे हुए हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। और ओबरॉय होटल के अंदर गन बैटल में ये दोनों ही टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इलियास कश्मीरी ने अलकायदा को अलर्ट कर दिया था क्योंकि ये अलकायदा के मेंबर थे, और इन्होंने एक और साहब को इंगेज बीच में कर लिया था, और वो थे उमर सईद शेख जो कि कराची की जेल में थे। तो उमर सईद शेख ने अब जब ये मुंबई अटैक हो रहा था और तकरीबन एंड पे था, तो उस दौरान जेल सेल में से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करने की कोशिश की, जो कि उनकी कॉल कनेक्ट नहीं कर सकी। तो इस सारे मामले में उमर सईद शेख जो हैं वो उन्होंने अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी उनसे भी रब्ता किया, जो कि कामयाब नहीं हो सका। सो ऑन कि उन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं अशफाक परवेज़ कियानी और पाकिस्तान के सदर जो थे आसिफ अली जरदारी, उनसे भी बात की
और ख़ुद को जाहिर किया कि वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जेल में रहे थे तो ये हिंदुस्तानी डिक्शन बोल सकते थे। तो इन्होंने पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनको, इशफाक परवेज़ कियानी को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक थ्रेट दिया कि मैं हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूँ और मैं आपको जो है वो धमकियाँ वगैरह इन्होंने दी। तो मकसद इनका ये था कि इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग है वो शुरू हो जाए। We have been saying that there have been at least 3 terrorists inside. So we have got 3 terrorist bodies of 3 terrorists so far. We are going through the entire hotel, through the corridors, through the rooms, until we are able to check each and every room. I will not say that my operation is over. अर्ली मॉर्निंग पे 2 मिलिट्री मैन जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, बड़ी बैग लेकर बिल्कुल टेररिस्ट जहां बैठे हुए थे उसके नीचे का जो दरवाजा था उसे खोला, तेजी से अंदर गए और बिल्कुल दौड़ते हुए बाहर आए। उन 2 मिलिट्री मैन में से एक मिलिट्री मैन सड़क पे गिर गया, दूसरा भागकर पीपल का पेड़ था उसके पीछे खड़ा हो गया। जो गिर गया था वो भी खड़ा हो गया, तेजी से वहीं पर आ गया। दरवाजे बंद थे। अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ और काला धुआं वहां से बाहर निकलने लगा। 4-5 मिनट तक पूरी तरह से खामोशी छाई रही। उस वक्त मुझे अंदाजा आ गया था कि ये 2 टेररिस्ट फर्स्ट फ्लोर पर हैं। मिलिट्री ने नीचे एक्सप्लोजिव जो थे वो प्लांट करके उसे ब्लास्ट कर दिया है। जरूर ये 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए होंगे। 4 या 5 मिनट के बाद तेजी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कमान आकार में गोल टर्न मारती हुई वहां पहुंची और वहां पानी जो थी वो छोड़ने लगी। जैसे ही पानी छोड़ने लगी मैं समझ गया कि कॉल आ चुका है, ऑपरेशन इज ओवर। मैं सीधा खड़ा हो गया, अपना मोबाइल लेके तेजी से वहां दौड़ पड़ा और मैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया ताकि मैं हाइट से देख पाऊं क्या हुआ है। उसी दौरान फर्स्ट फ्लोर से उस टेररिस्ट की बॉडी को नीचे फेंका गया। फोटोग्राफ उसकी मिल गई। मैं तेजी से भागते हुए पलटकर वापस आया कैमरे पर और कैमरे पर मैंने तुरंत वो तस्वीर दिखा दी। ये आखिरी टेररिस्ट है, ही इज डेड एंड देयरफॉर ऑपरेशन इज ओवर। जब एक टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है तो उसको आप हैंडल कैसे करते हैं? उसको हैंडल करने के लिए यू नीड स्पेशलाइज्ड फोर्सेस ट्रेन्ड टू फाइट इन बिल्ट अप एरियाज, इन बिल्डिंग्स, इन स्ट्रीट्स। वो शायद उस वक्त इंडिया के पास मौजूद नहीं थी और जिसकी वजह से इस इंसिडेंट में जो सिविलियन लाइफ थी उसका बहुत नुकसान हुआ था। और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता। और इसके अंदर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे डू अल्टीमेटली किल एंड यू नो उस सिचुएशन को वो हैंडल कर लेते हैं अल्टीमेटली। बट सारी बात क्या है, एक टेररिस्ट जो है वो जाके ताज होटल को क्यों करेगा अटैक, या एक टेररिस्ट जो है वो किसी प्रोमिनेंट बिल्डिंग को जाके क्यों करेगा अटैक? बिकॉज टेररिस्ट जो हैं वो दे हैव एन एसिमेट्री ऑफ रिसोर्सेज, टैक्टिक्स एंड their power with a state they are up against. उनको चाहिए होता है कैमरे का लेंस, उनको चाहिए होती है मीडिया अटेंशन, उनको चाहिए होता है टाइम, prolonged period to which they can extend that chaos, और उससे वो अपने जो भी उनके मकासद हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से आप देखें कि अब इतनी मैच्योरिटी मीडिया में भी आ गई है वर्ल्ड ओवर कि इस किस्म के इंसिडेंट्स की लाइव कवरेज नहीं की जाती ताकि जो उनके एम्बिशंस, ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको जितना मिनिमाइज़ किया जा सके उतना आपको फ़ायदा होता है। सो मुंबई अटैक जो था वो बेसिकली मतलब टू बी फेयर एक नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से एक अटेम्प्ट थी।
Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.